म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक 2024 संपन्न हुआ खट्टी अच्छी बातों के साथ, और अब आ गया साल 2025 जहां आपको अच्छा मौका मिल सकता है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का। और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का एक और बेहतरीन तरीका होता है ईटीएफ। ईटीएफ में क्या कुछ अच्छी बातें हैं, क्या कुछ खट्टी बातें हैं, वो आज आपको बताऊंगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में अच्छे ईटीएफ कैसे ढूंढें, सो दैट कि आप खुद ही बेस्ट ईटीएफ फॉर 2025 सर्च कर सकें। ये सारी बातें आपको बताने वाला हूं। और कौन सा वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि ईटीएफ में आपको ध्यान में रखना चाहिए, लिक्विडिटी और दूसरा INAV से रिलेटेड चीजें। इन दोनों को बारीक से एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, सो दैट कि आप खुद ही कहेंगे छोड़ो ना बॉस, मैं खुद ढूंढ लेता हूं कौन सा बेस्ट ईटीएफ मेरे लिए होगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। रुकिए, थोड़ा सा मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया बॉस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी डालते रहिए सर। सो लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। बेस्ट ईटीएफ सेलेक्ट करने की बारी है, ठीक। तो ईटीएफ में सर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, कभी कभी आप मान लो सर कोई प्रॉपर्टी बाई करते हो, सर प्रॉपर्टी पॉश इलाका में है, रेट में भी जबरदस्त एप्रिसिएशन हुआ था, लाख रुपए की प्रॉपर्टी 10 लाख का हो गया, मगर आज जब आप अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी, आप बेचने के लिए बाजार में गए तो कोई खरीदार अभी है ही नहीं, इत्तेफाक से हो सकता है 10 दिन बाद आ जाए, है कि नहीं। लेकिन जब 10 दिन बाद बायर आया तो पता चला आपका जो नीड था वही खत्म हो गया, है कि नहीं। तो ऐसा ही कुछ होता है ईटीएफ में। क्यों होता है, बेसिक समझते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है सर कि जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे को इकट्ठा करता है फंड मैनेजर और फिर उसे लेके जाता है बाजार में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तो इसमें आपका जो फंड मैनेजर है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जब कभी भी म्यूचुअल फंड में जो कि SIP जो आप लगाते हो नॉन ईटीएफ में, मैं कह देता हूं, तो वहां पे जब आप रिडीम्पशन लगाते हो तो म्यूचुअल फंड कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो मैनेज करके आपको पैसा दे देती है। स्टॉक मार्केट से लेने के लिए बायर आएगा तब ऐसा वेट नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो 10 लोग हैं, 10 लोगों ने 101 रुपए का कोई म्यूचुअल फंड लिया, सबका पैसा 10 लोगों का इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जमा हो गया और टोटल पैसा जमा हो गया 1100 रुपया, है कि नहीं। कितना जमा, 1010, माफ कीजिएगा, 101 रुपए 10 लोगों ने जमा किया, 1010 रुपए जमा हुए उसके, ठीक है सर। उसमें से 10 रुपए को अभी रखिए, बताऊंगा 10 रुपए का क्या क्या हुआ। 1000 रुपए को फंड मैनेजर ने लगा दिया 10 स्टॉक में, कंपनी 10 कंपनियां और टोटल पैसों को इसने लगा दिया 10 कंपनियों में, ठीक है सर। तो अब ये टोटल पैसा इन्होंने 10 कंपनियों में लगा दिया, तो कितना हो गया, सपोज करिए 10 कंपनियों में 100 रुपए इसने लगा दिया जी, ठीक। अब स्टॉक मार्केट बढ़ा, लेट से स्टॉक मार्केट जब बढ़ा तो इसकी टोटल वैल्यू बन गई 1020 रुपया। 1000 लगाया था फंड मैनेजर ने जो कि 10 लोगों के थे, बन गए 1020 रुपये। तो 1020 रुपये किसके हैं, 10 इन्वेस्टर्स के। तो 1020 को 10 लोगों में बांट देते हैं क्योंकि 10 इन्वेस्टर्स हैं। तो 1020 को जब 10 लोगों में बांट दिया तो एक नेट एसेट वैल्यू निकल के आई, ठीक है। सब लोगों का 102 रुपए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है इन प्रैक्टिकल, 102 रुपए 1 पैसे आपको दिख रहा है NAV कि आप भी उस 10 लोगों में एक थे, आपका 10 लोगों का 101 आपने दिया था। तो जब ये बढ़ा 1000 रुपए बढ़ के 1020 हुआ तो 10 लोगों में बांट दिया, 102 रुपए होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, 102 रुपए 1 पैसे हैं आपके फंड में, 102, वो 1 पैसे कहां से आए बताता हूं। एक्चुअली क्या था यहां पे, उसका आंसर यहां पे कि 101 रुपए प्रति व्यक्ति ने दिया था, तो 10 लोगों ने 1010 रुपए जमा किया। फंड मैनेजर ने 1000 रुपए यहां पे लगाए, 1010 रुपए में 1000 रुपए यहां पे लगाया स्टॉक में, बाकी 10 रुपए में 1 रुपए टोटल एक्सपेंस रेशियो के लिए रखा, 9 रुपए को उसने, यहीं पे पॉइंट है जो कि ईटीएफ में नहीं रहता है, ये पॉइंट जरूर ध्यान से देखना, 9 रुपए को उसने लिक्विड में, आर्बिट्राज में, अल्ट्रा शॉर्ट में, इस जगह में लगा के रखा। क्यों रखा, इसलिए रखा कि ये 10 लोग कभी भी रिडीम्पशन लगाएंगे तो मैं उनके रिडीम्पशन को सैचुरेट कर पाऊंगा। कोई आदमी आएगा कि मुझे पैसा दो,
तो यहाँ से सैचुरेट कर पाऊंगा। हैंस फोर्थ उसने क्या किया, 9 रुपये को लिक्विड आर्बिट्राज, इसमें जो 1020 का कॉर्पस 1010 का जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ था उसमें से 9 रुपये को इसने इसमें रख लिया, और इससे इस 9 रुपये से लेट से उस दिन वैल्यू बन गई थी 9 रुपये 10 पैसा। तो वो 10 पैसा जो बना था उस 10 पैसे को बांट दिया सब लोगों में, 10 लोगों में। तो 1 पैसा जो आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है वो आपका ये 1 पैसा है। पहला पर्पज कि आपका पैसा भी बढ़ा, और दूसरा कि आप 10 लोगों में से कोई भी इंसान रात दिन कभी भी रिडीम्पशन लगाओगे सर, तो फंड मैनेजर एनी टाइम आपका पैसा रिडीम करने की स्थिति में रहेगा, सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर। तो म्यूचुअल फंड जो भी आप एसआईपी खरीदते हो नॉन एटीएफ में, वहां पे ये सुविधा है कि जब भी आप रिडीम्पशन लगाते हो सर, ट्रांजैक्शन T+1 में आपको पैसे मिल जाते हैं। ईटीएफ में ऐसा नहीं है सर, ईटीएफ में ऐसा नहीं है। तो ईटीएफ में कैसे काम करता है उसका मैकेनिज्म अब समझो। यहां पे आपने क्लियर कट समझ लिया ईटीएफ में कैसा काम करता है। यहीं पे वो 10 इन्वेस्टर हैं सर, तो 10 के 10 इन्वेस्टर क्या करेंगे, पहला इन्वेस्टर, दूसरा इन्वेस्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारे इन्वेस्टर जाएगा स्टॉक ब्रोकर के पास। अब स्टॉक ब्रोकर ने उसका 101 रुपया लिया, और इस 101 रुपये को लगा करके लार्ज कैप मिड कैप जैसा भी फंड का ईटीएफ का ऑब्जेक्टिव है, एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ईटीएफ, लार्ज है, मिड है, लार्ज एंड मिड कैप है, फ्लैक्सी, मल्टी कैप, थीमेटिक, व्हाट्सएवर, तो ब्रोकर ने लगा दिया सीधा। दूसरा इन्वेस्टर आया स्टॉक ब्रोकर के पास, दूसरे का भी इसने लगा दिया। इन्वेस्टर तीसरा आया, उसका भी लगा दिया, फोर्थ, फिफ्थ। सो एन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स विल कम एंड ही विल इंडिविजुअली go approach to a stock broker, and a stock broker will invest that amount into large cap, mid cap, small cap like this। ठीक है सर, इसको इसने यहाँ पे लगा दिया इंडिविजुअली, अर्थात स्टॉक ब्रोकर ने आपके पैसे को पूल नहीं किया। रिडीम्पशन जब अचानक कभी लगाएंगे तो उसको मिटिगेट करने के लिए कोई उसने कंटिजेंसी प्लानिंग स्टॉक ब्रोकर ने नहीं किया। जब कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ी, लेट से इसी केस में यही कोई 101 रुपये लगाया, ठीक है सर, तो 101 गुना 10 नहीं, गुना 1, क्योंकि इंडिविजुअल हो रहा है सब। तो ये 101 रुपये को उठा करके 101 रुपये में से 5 पैसे अपना ट्रांजैक्शन कॉस्ट काट लिया सर, और आपके 100 रुपये 95 पैसे को लेकर के सीधा स्टॉक मार्केट में उसने लगा दिया। ठीक है। अब जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप स्टॉक ब्रोकर को बोलेंगे एक्सचेंज पे जा करके कि सर मुझे पैसे की जरूरत है, रिडीम्पशन लगाएगी। स्टॉक ब्रोकर कहेगा कि भैया बायर आने दो, क्योंकि वहां पे इसने ये 9 रुपये जैसा कोई प्रोविजनिंग नहीं करी है। हैंसफोर्थ अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आपको कभी भी लिक्विड है वो, कभी भी आप उसे निकाल सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। स्टॉक जब कभी भी ईटीएफ में करते हैं तो बायर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ बायर, और इसका इम्पैक्ट एक जगह और पड़ता है सर। पहले तो आपने समझ लिया, और यहां से आप एक चीज पहले यहीं पे समझ लो सर कि अगर आपको ईटीएफ में पैसा लगाना है किसी भी ईटीएफ में, तो जो कुछ भी आपको देखना है सर, आप अपना रिस्क एपेटाइट, आप अपना टाइम होराइजन 3 साल, 5 साल, 10 साल, प्लस आप ये भी देखना कि जो कुछ भी हम फंड ले रहे हैं उस फंड का पूल बड़ा है कि नहीं। जितना बड़ा इसका एयूएम रहेगा उतनी ही ज़्यादा बायर्स आएंगे, और बायर्स जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ही आपको लिक्विडिटी मिलेगी। सो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बड़े प्रोमिनेंट नाम के साथ बड़े बायर रहते हैं। तो ये एंगल आप जरूर चेक करना ईटीएफ में पैसा लगाने से पहले। एक और एंगल रहता है सर, क्या रहता है कि कभी कभी आप देखोगे कि सर उसी म्यूचुअल फंड के ईटीएफ में कम फायदा हो रहा है, ईटीएफ में लॉस हो रहा है, और जिसने म्यूचुअल फंड में लगाया उसका फायदा हो रहा है, या फिर वाइस वर्सा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है सर कि चूंकि यहीं से इसका आंसर निकलता है सर, यहीं से कि वहां पे सीधा सीधा स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू स्टॉक मार्केट है कि नहीं। तो उसमें क्या रहता है कि जितने भी स्टॉक मार्केट में अगर डिमांड हाई है तो हो सकता है कि हमारे म्यूचुअल फंड के एनएवी को आउट परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन अगर डिमांड नीचे है तो अंडर परफॉर्म कर रहा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, इंडेक्स फंड उठा लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड ऑलमोस्ट ईटीएफ और म्यूचुअल फंड रिप्लिकेट करता है। एसबीआई का समझते हैं सर, एसबीआई का एक कंजम्पशन ईटीएफ है सर, और उसी एसबीआई का कंजम्पशन इंडेक्स भी है। एसबीआई का एक कंजम्पशन ईटीएफ भी है और कंजम्पशन इंडेक्स भी है। अब दोनों में आप देखोगे तो दोनों बड़ा गैप है एनएवी में, जबकि
कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर आप देखोगे तो एकदम डिट्टो वही है। ETF में भी भारतीय है, MF में भी भारतीय है, ETF में भी ITC है, MF में भी ITC है, ETF में भी M&M है, MF में भी M&M है, जोमेटो ट्रेंड दोनों में। और सबसे बड़ी बात 10.4% का एक्सपोजर ETF में भी है, उतने का ही एक्सपोजर यहां भी है। तो यहां पे जब आप ETF में बाई कर रहे हैं तो आपको ये गैप भी हर हमेशा चेक करता रहना जरूरी है कि उसका स्टॉक प्राइस कितना है और अभी जो हम ETF में लगाएंगे उसका स्टॉक प्राइस कितना है। बहुत बड़ा गैप तो नहीं है, थोड़ा गैप है तो चलेगा। जैसा कि एक एग्जांपल देखो सर, SBI का निफ्टी 50 ETF है, उसका लगभग पिछले 31 दिसंबर को 250 रुपये के आसपास इसका चल रहा था, जबकि आप इसी का इंडेक्स फंड चेक करते जिसका कि बेंचमार्क निफ्टी 50 ही है तो उसका 207 रुपये का था। ये गैप देखो, अब 250 और 207 का ये गैप था। तो इस गैप को एक्चुअली ETF में जब कभी भी चेक करो तो इसको बोलते हैं इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू, इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। ठीक है सर, तो ये दो चीजें आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ये तो नेशनल फंड की, जो कि हमारे भारत की डोमेस्टिक फंड है। इंटरनेशनल ETF है, उसमें भी सर बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए मिराई एसए का ले लो सर, मिराई एसए का अगर आप देखोगे NAV एक पर्टिकुलर डेट को 111 रुपये था, जबकि ETF में 134 रुपये का था। अब बताओ कोई आदमी 134 का क्यों खरीदेगा, और सीधा NAV के लिए जाएगा। और इसी अब क्यों, ये इंटरनेशनल फंड है। इंटरनेशनल किसका? NYSE पे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, FANG FANG। और ऐसा ही सर हैंग सेंग में देखो 16 रुपये 8 पैसे का प्लस यहाँ पे ETF में 19 का। कोई आदमी 19 का क्यों खरीदेगा, 16 रुपये का खरीदेगा। अब ऐसा क्यों हो गया, जियोपॉलिटिकल रीजन, उसमें नहीं घुसते हैं। पॉइंट ये है कि हमें ETF सेलेक्ट करना है तो हम तो देखेंगे खरीदते समय मुझे सस्ता मिले, बेचते समय महंगा बिके। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरनेशनल फंड में जाऊँगा तो एक ही जगह मुझे, अगर मैं मिराई ए से अंदर जाऊँगा तो मुझे 115 का सौदा मिल रहा है, ETF में जाऊँगा 134 का मिल रहा है, क्यों जाऊँ। सिमिलरली हैंग सेंग में देखूंगा 16 रुपये 8 का मुझे NAV मिल रहा है, 19.2 का ETF मिल रहा है, मैं क्यों जाऊं। सिमिलरली मैं मोतीलाल का देखूंगा तो 179 रुपये 2 पैसे का NAV मिल रहा है और 201 रुपये का ETF मिल रहा है, मैं ETF क्यों लूंगा, मैं 179 में NAV खरीदूंगा। सो ये दोनों चीजें एकदम ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ आप खुद ही बेस्ट ETF सेलेक्ट कर पाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो, मेरा WhatsApp नंबर नीचे है सर, आप जरूर कमेंट लिखिए, प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।